शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की प्रस्तुति शिक्षा दर्शन। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। डीडी राजस्थान पर सोमवार से शनिवार क्लास 1 से क्लास 12 तक, क्लास 9th और 10th के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक, क्लास 11-12 के लिए दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक और क्लास 1 से 8 के लिए 3 बजे से 4:15 तक। नमस्ते दोस्तों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में भी हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। क्लास 6 में हम विज्ञान विषय में भोजन के घटक पाठ की शुरुआत करेंगे। क्लास 7 में हम विज्ञान विषय में प्राणियों में पोषण भाग 1 की शुरुआत करेंगे। क्लास 8 में विज्ञान विषय में पदार्थ, धातु और अधातु की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि अपनी अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी और आप सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में जरूरी बातों को नोट भी करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। शुक्रवार का दिन था। जैसे ही स्कूल में आधी छुट्टी हुई, मीना और उसके दोस्त भागकर विद्यालय के बगीचे में जा बैठे। सभी को बहुत जोरों से भूख लगी थी। सभी अपना अपना खाने का डिब्बा साथ में लाए थे। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। तुम्हारा पेट क्या इतना बड़ा है? कहाँ है चूहे? मुझे भी देखने हैं। मुझे तो इतनी भूख लगी है कि लग रहा है सिर्फ चूहे नहीं, उनके पीछे बिल्लियाँ भी दौड़ रही हैं। अच्छा, तो फिर सब बैठे क्यों हैं? चलो सब अपना डिब्बा खोलो, खाना शुरू करते हैं। जब सबने अपना अपना डिब्बा खोला तो देखा कि आज सभी के घर से स्वादिष्ट भोजन आया था। मीना, तुम्हारे डिब्बे में क्या है? मैं आज सरसों का साग और मक्के के आटे से बनी रोटी लेकर आई हूँ। आज मेरी बीजी का जन्मदिन है, इसलिए घर पर मेरे गांव का खास भोजन बना है। और तुम्हारे डिब्बे में? मैं तो आज दाल, चावल और सलाद लेकर आया हूँ और मैं मछली के पकौड़े। और मेरे पास तो आज बिरयानी है। इतनी देर में टीचर भी किसी काम से बगीचे में आई। अरे वाह, तुम्हारे डब्बों में से अलग अलग खाने की महक आ रही है। हमारे देश में इतनी विविधता है जो कि भोजन में भी पता चलती है। अरे भाई वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और साथ ही साथ पौष्टिक भी। जी हाँ मैडम, हम सभी पौष्टिक खाना लेकर आए हैं। और जैसा कि आपने समझाया था, हमारे खाने में फल, सब्जियाँ, अनाज सभी शामिल हैं। बहुत अच्छे। हम सभी के लिए संपूर्ण भोजन अथवा संतुलित आहार बहुत जरूरी है। संतुलित आहार क्या होता है मैडम? अमीना, बहुत अच्छा सवाल पूछा। क्या कोई इसका जवाब देना चाहेगा? हाँ, मैं बताता हूँ। संतुलित भोजन मतलब हमारे आहार में हर तरह के स्रोतों से भोजन होना चाहिए, जैसे हरी सब्जियाँ, फल, अनाज और मांस। बहुत अच्छे इब्राहिम। मैडम, पर हमें संतुलित आहार खाना क्यों जरूरी है? मीना, मुझे बताओ, यदि हम बहुत देर तक खाना न खाएं तो कैसा लगता है? मुझे तो बहुत भूख लगती है और खाना ना मिले तो बहुत कमजोरी भी महसूस होती है। भोजन हमारे शरीर की अनेक जरूरतों को पूरा करता है और हमारे भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उन्हीं की वजह से हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है और यही पोषक तत्व शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा भी करते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। टीचर, क्या इन मछली के पकौड़ों में भी विभिन्न पोषक तत्व है? ये मुझे कैसे पता चलेगा? यह पता करना बहुत मुश्किल नहीं है, पर उससे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि विभिन्न पोषक तत्व हैं क्या। पोषक तत्वों के उदाहरण हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और कुछ खनिज लवण।
ये हमें विभिन्न प्रकार के भोजन में मिलते हैं। सभी बच्चे आश्चर्य भरी नजरों से टीचर दीदी को देखते हैं। यह सब बहुत आसान है। चलो हम इस तरह से समझते हैं। कुछ इस प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। इन सब खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। तो कार्बोहाइड्रेट हुआ ऊर्जा का स्रोत, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, बाजरा, आलू इत्यादि। वसा युक्त खाद्य पदार्थ भी ऊर्जा का स्रोत होते हैं। यह हमें 2 प्रकार के स्रोत से प्राप्त होते हैं। पहला पौधे जैसे मूंगफली, बादाम, नारियल का तेल इत्यादि, और दूसरा पशु से, जैसे दूध, घी, मांस, मछली, अंडे इत्यादि। अगला पोषक तत्व है प्रोटीन, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। इसके स्रोत हैं मांस, अंडे, मछली, जंतु स्रोत एवं दालें, मटर, सोयाबीन, पादप जो कि पौधों से मिलने वाले। मेरे डिब्बे में बिरयानी है और बिरयानी में चावल है, यानी कार्बोहाइड्रेट, मांस के टुकड़े यानी वसा और प्रोटीन है। तो बिरयानी एक संतुलित आहार हुआ। बिल्कुल सही कहा अमीना। लेकिन टीचर, अन्य खाने की वस्तुओं में कौन से पोषक तत्व है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है? यह सब पता लगाना कुछ मुश्किल नहीं, परंतु आज के लिए इतना ही। पोषक तत्वों को पहचानने के लिए हमें विज्ञान प्रयोगशाला के टीचर से मदद लेनी होगी। अगली क्लास में हम विटामिन और मिनरल की जानकारी पर चर्चा करेंगे। आज जब बच्चे स्कूल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि स्कूल में कई टेंट लगे हुए हैं। साथ ही साथ टीचर भी स्कूल में आ रही थी। टीचर, आज स्कूल में टेंट क्यों लगे हैं? कौन आने वाला है? आज हमारे स्कूल में डॉक्टर टीचर आने वाली है सोहन। क्या डॉक्टर टीचर हमें इंजेक्शन लगाएंगी? नहीं नहीं सोहन, डॉक्टर टीचर तो हम सबकी सामान्य जांच के लिए आ रही हैं। सामान्य जांच, वह क्या होता है? सामान्य जांच में यह पता चलता है कि शरीर में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हैं या नहीं। पिछली कक्षा में हम सब ने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी फैट के बारे में पढ़ा। शरीर में कुछ पोषक तत्व और होते हैं, जैसे विटामिन और मिनरल, जिन्हें हम खनिज लवण भी कहते हैं, जिनके बारे में आज डॉक्टर टीचर से जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इनकी कमी से तुम्हारे शरीर को क्या नुकसान पहुंच सकता है। आज पहले पीरियड के बाद हम सबसे डॉक्टर टीचर मिलने आएंगी। सभी बच्चे उत्सुकता से अपनी अपनी कक्षा में गए। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम आप सबकी सामान्य जांच करेंगे। आप सभी लाइन बनाकर अपनी जांच करवाएंगे। पहले आप अपनी लंबाई और वजन चेक करवाएंगे। फिर डॉक्टर भैया आपके दांत और आंखें चेक करेंगे। आखिरी में मैं आप सभी की एक सामान्य जांच करूंगी। सभी बच्चे एक पंक्ति में खड़े हो गए और एक एक करके काउंटर पर अपनी अपनी जांच के लिए जाने लगे। जैसे ही सभी की जांच खत्म हुई, डॉक्टर टीचर ने सभी को एक गोले में बैठने को कहा। बच्चों, क्या आप सबको पता है कि हमें अपना शरीर कैसे स्वस्थ रखना चाहिए? हाँ डॉक्टर टीचर, हमें अपने शरीर को साफ रखना चाहिए और संतुलित आहार खाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो कौन बताएगा कि संतुलित भोजन क्या होता है? डॉक्टर टीचर, संतुलित भोजन मतलब हमारे भोजन में हर प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए, जैसे प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट्स। बिल्कुल सही कहा सोहन।
और इनके साथ साथ हमारे भोजन में कुछ और तत्व जैसे विटामिन और मिनरल का होना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर टीचर, विटामिन और मिनरल क्या होते हैं? विटामिन और मिनरल भोजन में पाए जाने वाले कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर की कई बीमारियों से रक्षा करते हैं। इनसे युक्त भोजन का सेवन न करने पर हमें कई रोग हो सकते हैं। ऐसे रोग जो विटामिन या मिनरल की कमी से होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग बोलते हैं। चलो, क्या आप सब मेरे साथ एक खेल खेलने को तैयार हो? खेल? वाह, बड़ा मजा आएगा। अब हम विटामिन और मिनरल के बारे में इस खेल से जानेंगे। अब मैं आपको 4 चित्रों के कुछ कटे हुए टुकड़े दूंगी। आप सभी को सही टुकड़ों को एक साथ जोड़कर चित्रों को पूरा करना है। हर एक चित्र में एक एक विटामिन छुपा है। यदि आपने सही टुकड़ों को जोड़कर पहेली पूरी कर ली तो आप एक एक विटामिन के बारे में जान पाएंगे। सभी बच्चों ने बड़े ही उत्साह से चित्र पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। कभी इधर तो कभी उधर। टुकड़े जोड़कर आखिरकार सभी ने पहेली को पूरा कर दिया। अरे वाह! आप सबने तो बड़ी ही आसानी से सभी चित्र पहेलियां सुलझा ली। क्या अब आप एक एक करके सभी को बताएंगे कि आपके चित्र में क्या क्या है? एक एक करके सभी ने अपने चित्र गौर से देखे। सभी चित्रों में विटामिन के बारे में ढेर सारी जानकारी थी। अब एक एक करके आप अपने चित्र में दिए गए विटामिन के बारे में सबको जानकारी देंगे। मेरे पास विटामिन ए का चित्र है। विटामिन ए आंखों की रक्षा करता है। विटामिन ए बहुत से पदार्थों से मिलता है जैसे गाजर, दूध, मछली आदि। ये देखो, मेरे पास विटामिन बी का चित्र है। ये हमें कुछ कम पदार्थों से मिलता है। विटामिन बी की कमी से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और दिमाग असंतुलित भी हो सकता है। ये ज्यादातर अंडे, दूध से बने पदार्थ और अनाज से मिलता है। ये देखो, मैंने विटामिन सी का चित्र देखा। ये हमें कई बीमारियों से बचाता है जैसे सर्दी और जुकाम। ये ज्यादातर हमें फलों से मिलता है जैसे संतरा और अमरूद। विटामिन डी का पोस्टर टीचर के पास था। आपके पास कौन सा चित्र है? विटामिन डी यह हमारी हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह हमें सूरज की धूप, दूध एवं दूध से बने पदार्थों में मिलता है। अगर मौसम अच्छा हो तो हमें कम से कम आधा घंटा रोज सूरज की धूप में बिताना चाहिए। बच्चों, तो आज हमने डॉक्टर दीदी से क्या-क्या सीखा? टीचर, हमने यह सीखा कि हमारे शरीर की वृद्धि एवं बीमारियों से रक्षा के लिए हमारे भोजन में पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। और हमने यह भी सीखा कि यदि ये सब तत्व हमारे भोजन में ना हो तो हमें इनकी कमी के कारण बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से आँखों का कमजोर होना, विटामिन बी की कमी से दिमाग पर असर पड़ता है और वह असंतुलित भी हो सकता है। विटामिन सी रोगों से हमारी रक्षा करती है और विटामिन डी हड्डियों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे बच्चों, और ऐसी बीमारियां जो किसी पोषक तत्व की कमी से हों, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यह जानकारी तो बहुत ही जरूरी है। मैं घर जाकर सभी को बताऊंगी। इतने में आधी छुट्टी की घंटी बज जाती है और सभी पोषण युक्त खाना खाने के लिए चले जाते हैं। प्राणियों में पोषण भाग 1। इस कहानी के उद्देश्य हैं क. समझना कि पाचन क्या होता है। ख. मनुष्य की पाचन क्रिया को समझना। ग. चबाने से अमाशय यानी पेट तक की खाने की यात्रा। नमस्कार बच्चों, कैसे हो तुम सब? क्यों, मुझे देखते ही मुंह में पानी आ गया ना?
मैं हूँ फलों का राजा आम। मैं खाने में स्वादिष्ट तो हूँ ही, उसके साथ मैं आप सबको भरपूर पोषण भी देता हूँ। मैं और मेरे अन्य मित्र जैसे सेब, संतरा, हरी सब्जियाँ, दाल, रोटी, दूध सब मिलकर आप सभी को स्वस्थ रखते हैं। पर क्या आपको पता है, जब आप हमें खाते हैं तो हमारा पाचन कैसे होता है? आपके मुंह के स्वाद से लेकर पेट की यात्रा में हम शरीर के अलग अलग भागों से गुजरते हैं। आइए इस वीडियो के पात्रों के साथ पाचन के इस सफर पर चलते हैं। माँ, बहुत भूख लगी है। आज तो स्कूल में बहुत खेला और पढ़ाई भी बहुत हुई। जल्दी से कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ, आज तो थक गए। वाहनों के चलने के लिए जैसे पेट्रोल की जरूरत होती है, उसी तरह हमें खाना खाकर अपने काम करने की ताकत मिल जाएगी। कुछ देर ठहरो बच्चों, अभी खाना देती हूँ। तब तक ये सेब खा लो। हाँ, आज ही विज्ञान की अध्यापिका हमें बता रही थी कि फल, हरी सब्जियाँ, दूध हमारे पोषण के लिए बहुत आवश्यक है। अच्छा, सोनू को भी समझाओ, वह फल नहीं खाता। क्यों सोनू, है ना? दोस्तों, अच्छी सेहत के लिए फल खाना बहुत आवश्यक है। आप सब भी रोज कम से कम 3-4 फल जरूर खाएं। पता है सोनू, टीचर जी बता रही थी कि हमें संपूर्ण आहार खाना चाहिए, जैसे फल, दूध, अंडे, दाल, चावल आदि। इन सब से हमें प्रोटीन, वसा यानी कि फैट आदि मिलता है। जो भोजन हम खाते हैं उसका हमारा शरीर उस रूप में पाचन नहीं कर सकता, इसीलिए उसको आसान प्रकार के तत्वों में बदला जाता है। कैसे? इसी प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ये लो बच्चों, खाना खा लो। वाह माँ, चटनी कितनी स्वादिष्ट है। हमारी जीभ भी कितनी समझदार है। मीठा, खट्टा, कड़वा हर स्वाद का पता लगा लेती है। हाँ, सही कह रहे हो सोनू। जैसे गोलगप्पों के बारे में सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है। हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिनकी सहायता से हमें अलग अलग स्वाद का पता चलता है। जीभ भोजन में लार यानी सलाइवा भी मिलाती है और फिर भोजन को निगलने में मदद करती है। मेरा स्वाद कैसा होता है दोस्तों? कभी मीठा और कभी खट्टा। फिर हम खाने को ऐसे निगलते हैं, वो पेट में जाता है और हमें ताकत देता है। कितनी आसान प्रक्रिया है पाचन की। नहीं सोनू, पाचन की प्रक्रिया का मार्ग बहुत लंबा है। यह मुख गृहिका यानी बकल कैविटी से शुरू होकर गुदा तक जाता है। इसे आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं पाचन नली में? चल सोनू, एक चित्र बनाते हैं। मैं तुझे पाचन प्रक्रिया के बारे में समझाती हूँ। कल इस विषय पर मेरी परीक्षा भी है, तो तुझे समझाने की वजह से मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी। ये देख, भोजन इस लंबी नली, जिसे मुख गृहिका या ग्रास नली, ईसोफेगस कहते हैं, से आमाशय में पहुंचता है। आमाशय और आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल की विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि,
सलाइवरी ग्लैंड्स यकृत, लिवर, अग्नाशय, पैनक्रियाज, पाचक रस, डाइजेस्टिव जूसेस स्रावित करती हैं। चल अब देखते हैं कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण इंजेशन कहलाती है। दीदी, हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं ना, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। सही कहा सोनू। पता है, हमारे दांतों की बनावट अलग अलग है और उनके कार्य भी अलग अलग हैं। हाँ, देखो, ये आगे वाले और पीछे वाले दांतों की बनावट अलग है। हाँ सोनू, यह देख, इस सूची में पढ़। मैंने अलग अलग दांतों की जानकारी लिखी है। प्रत्येक जबड़े में संख्या, दांत का नाम, दांत का कार्य। 4 कृंतक, खाने को काटने का काम। 4 रदनक, खाने को फाड़ने का काम। 4 अग्रज वर्णक, खाने को चबाने का काम। 6 चावर्णक, खाने को चबाना। अरे वाह, ये तो नई बात पता चली मुझे दीदी। दीदी, कई बार हमें खाना खाते समय हिचकी या खांसी क्यों आती है? एक और मजेदार बात बताऊं दोस्तों, क्या आपको याद है कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे क्योंकि आपके दांतों का प्रथम सेट दूध के दांतों का होता है जो लगभग 8 वर्ष की आयु में गिर जाते हैं। इन दांतों के स्थान पर जो नए दांत आते हैं उन्हें स्थायी दांत कहते हैं। मैं बताती हूँ सोनू, जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं या बात करते हैं जैसे तुम करते हो, तो खाना हमारी श्वास नली में गलती से प्रवेश कर लेता है, जिसकी वजह से हमें खांसी आती है। अब से मैं ध्यान दूंगा कि मैं खाते समय बातें ना करूं। दीदी, फिर आमाशय में क्या होता है? आमाशय एक थैली के जैसा होता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर ग्रसिका से जुड़ा हुआ है और दूसरी ओर से क्षुद्रांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। क्षुद्रांत्र में क्या होता है? पहले ये समझ लेते हैं कि आमाशय में क्या होता है। आमाशय की आंतरिक दीवार पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मल स्रावित करती है। वह प्रोटीन और वसा के पाचन में मदद करते हैं। अम्ल अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। साथ ही यह भोजन को अम्लीय बनाती है जो पाचन रसों को क्रिया करने में सहायता देते हैं। भोजन का तो रूप ही बदल जाता है आमाशय तक पहुंचते पहुंचते। भोजन आगे और भी कई भागों से गुजरता है। बताओ ना दीदी, आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? मैं तुम्हें भोजन के आगे का सफर शाम को बताऊंगी। चलो अब हम कुछ देर के लिए आराम कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों, भोजन खाने की नली से गुजरते हुए आमाशय तक पहुंचता है। हमें खाने से लेकर पाचन तक एक बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। हमने इस वीडियो में समझा कि पाचन क्रिया में मुंह से आमाशय तक के सफर में क्या होता है। सानिया, ये एक
13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है, जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। मम्मी देखो, ये दरवाजा तो यहाँ से टूट गया है। इससे तो कोई भी चोर हाथ डालकर अंदर से दरवाजा खोल सकता है। ये तो बड़ी समस्या है। इस महीने तो नया दरवाजा लगाने का हम खर्च भी नहीं उठा सकते। तो हम ही इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी हमें कमरे में जो कबाड़ है, उसमें कोई ना कोई काम की चीज मिल जाएगी। हम इस छेद पर कुछ लगा देते हैं जिससे ये ढक जाए, जैसे कि लोहे या एल्युमिनियम की चादर, जिससे दरवाजा मजबूत रहे और खटखटाने पर आवाज भी आए। जैसे स्टील का बर्तन गिरने पर बहुत तेज आवाज आती है। सही कहा ना मैंने दोस्तों। क्या आप जानते हैं धातु के इस गुण को क्या कहते हैं? लेकिन ऐसी पतली लोहे की चादर तो घर में नहीं है। भैया, मैंने अपने विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था कि धातु को पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है। हम किसी भी लोहार से ये काम करवा सकते हैं। बहुत अच्छे सानिया, चलो मेरे साथ, तुम भी बाजार चलो, ये काम भी करवा लाते हैं। ये लो, मैं इसे पेचकस से लगा देती हूं। पर इस पेचकस की नोक तो खराब है। मम्मी, ये भी तो एक धातु ही है ना, इसे भी हथौड़े से पीटकर नुकीला कर सकते हैं ना। बात तो सही कही तुमने। हम अभी टूल बॉक्स में से हथौड़ा लाते हैं। दोस्तों, ये देखो मुझे औजारों के डिब्बे में क्या मिला। टेस्टर। इसका इस्तेमाल मम्मी बिजली के स्विच बोर्ड में बिजली जांचने के लिए करती है। यदि बिजली है तो इसकी ये लाइट जलती है। इससे मुझे धातुओं के एक और गुण के बारे में याद आया। क्या आप बता सकते हैं कि धातु के इस गुण को क्या कहते हैं? सही कहा। इसी गुण के कारण ही तो बिजली की तार धातुओं से बनाई जाती है। तार बनाना, क्या ये भी धातु का एक गुण है भैया? हाँ, इसे ही तो तन्यता कहते हैं। ओह, हाँ, अच्छा। तुम जानती हो कि इन बिजली की तारों पर ये रबड़ जैसा आवरण क्यों है? शायद इसलिए ताकि इन तारों से हमें करंट ना लगे। ये रबड़ की तारें करंट ये हमारे शरीर तक पहुंचाने से रोकती होंगी, है ना मम्मी जी? सही कहा तुमने। धातुओं में कितने सारे गुण होते हैं, तभी तो इतनी सारी चीजें इन्हीं धातुओं से बनती हैं। मम्मी, क्या धातुओं के और भी कोई गुण हैं? सानिया,
क्या तुमने कभी ध्यान दिया, हम जब गैस से गर्म बर्तन उतारते हैं तो इसे या तो कपड़े से पकड़ते हैं और या तो प्लास्टिक के हैंडल की तरफ से। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन में खाना पकाते हैं। ये बर्तन गर्म होते हैं, हमें चोट ना लगे इसलिए ऐसा करते हैं। ये धातु ऊष्मा की सुचालक हो जाती है और प्लास्टिक ऊष्मा को रोकती है, इसलिए बर्तनों में ये हैंडल होते हैं। ठीक कहा ना मैंने? तुम जानती हो, इन्हीं गुणों के आधार पर हम धातु अधातु में अंतर करते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था कि अधातुओं में ये सब गुण नहीं होते जैसे धातुओं में होते हैं। दोस्तों, क्या आप मुझे कुछ अधातुओं के नाम बता सकते हैं? भैया, ये दरवाजे को ठीक करने के लिए लोहे की जगह कॉपर की शीट लगानी चाहिए थी, इस पर तो जंग लग जाएगी। आओ तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, ये देखो। इन कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ क्या जमा है? क्या ये भी जंग है? ये जंग नहीं है, लेकिन जिस तरह लोहा पानी से मिलकर जंग बनाता है, उसी तरह ये कॉपर ऑक्सीजन के संपर्क में ये हरी परत बना देता है। अब मैं समझी। सभी धातु और अधातु पानी और ऑक्सीजन के साथ कुछ ना कुछ अभिक्रिया करते हैं। सही कहा ना मैंने? एक धातु तो इतनी अधिक अभिक्रिया करती है कि उसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्या आप उस धातु के बारे में पता लगाने में मेरी मदद करेंगे? बताइए, क्या नाम है उसका? भैया, मैंने हमारे विद्यालय की विज्ञानशाला में देखा है कि वहां फास्फोरस, जो कि एक अधातु है, उसे पानी में रखा जाता है। क्या इसका मतलब ये है कि अधातु पानी से अभिक्रिया नहीं करते? अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है, यह धातु किसके साथ अधिक अभिक्रिया करते होंगे? हमारी विज्ञान की पुस्तक में ये दिया है कि सभी धातु अधातु किन किन के साथ अभिक्रिया करती हैं। क्या आप देखकर बता सकते हैं? बताइए ना। सानिया, क्या तुम्हें धातु व अधातु के उपयोगों के बारे में पता है? धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, सामान, बर्तन और बहुत सी चीजें बनाने में होता है। और अधातु में ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी है, हम सब जानते हैं। मैंने टूथपेस्ट की ट्यूब पर लिखा पढ़ा है कि उसमें फास्फोरस होता है। क्या आप पता कर सकते हैं कि फास्फोरस का टूथपेस्ट में क्या काम है? आज हमने जाना धातु और अधातु के भौतिक गुणों, जैसे पीटकर चादर बनाना, तन्यता, ध्वनि उत्पन्न करना, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक। धातु और अधातु के रासायनिक गुण, हवा, पानी, अम्ल आदि के साथ अभिक्रियाओं के बारे में। धातु और अधातु से बनने वाली वस्तुओं के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के संवृत गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने संख्याओं के बारे में तो पढ़ा ही होगा। चलिए एक बार इसे दोहराते हैं। बच्चों, प्राकृत संख्या कौन सी होती है? सर,
जिन संख्याओं की सहायता से हम गिन पाते हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारे एक हाथ में 1, 2, 3, 4 और 5 उंगलियां हैं। शाबाश राहुल। बच्चों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इन प्राकृत संख्याओं में शून्य को जोड़ देते हैं। अब कौन बताएगा कि संख्याओं के ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? सर, संख्याओं के ऐसे समूह को हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। सही कहा मोहन। बच्चों, आप सब जानते ही होंगे कि कई बार हमें ऋणात्मक संख्याओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि ठंड के दिनों में कई जगहों पर तापमान को एक ऋणात्मक नेगेटिव संख्या से दर्शाते हैं, जैसे -2 डिग्री सेल्सियस। बच्चों, यदि ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में जोड़ दें तो प्राप्त संख्याओं के समूह को क्या बोलेंगे? सर, ऐसे संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक बोलते हैं। शाबाश राहुल, तुम्हें तो पिछली कक्षा का सब कुछ ध्यान है। बच्चों, आप भिन्नों यानी फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जहां कि हम किसी संख्या को अंश और हर के रूप में लिखते थे। अब इस संख्या रेखा को देखिए। इसमें शून्य के दाईं ओर जाने पर हमें धनात्मक संख्याएं मिलती हैं और शून्य के बाईं ओर जाने पर हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं। जैसे कि हमें यहां ऋणात्मक 1/2 दिया गया है। आप सब यहां पर देख सकते हैं कि ये ना तो पूर्णांक है ना तो भिन्न है, क्योंकि भिन्न होने के लिए अंश और हर का धनात्मक होना जरूरी है। तो ये कैसी संख्या है? सर, यह एक परिमेय संख्या है। शाबाश मोहन। बच्चों, अब परिमेय संख्या की परिभाषा बताओ। सर, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां की P और Q एक पूर्णांक हैं और Q शून्य के बराबर नहीं होता। सर, Q शून्य के बराबर क्यों नहीं हो सकता? मोहन, यदि मैं तुमसे 8/2 का मान पूछूं तो तुम क्या करोगे? सर, मैं एक ऐसी संख्या ढूंढूंगा जो कि 2 से गुना करने पर मुझे 8 दे, और ऐसी संख्या है 4। शाबाश मोहन। अब 8/0 का मान ज्ञात करो। सर, यह तो हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसी कोई संख्या ही नहीं मिल रही जो कि 0 से गुना करने पर मुझे 8 दे। सही कहा मोहन। और ऐसी संख्या को हम अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड कहते हैं। सर, मैं समझ गया। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में संवृत गुणधर्म के बारे में पढ़ा ही है, तो बताइए कि संवृत गुणधर्म क्या होता है? जब कभी हम किसी समुच्चय यानी सेट के संख्याओं पर किसी संक्रिया का उपयोग करते हैं और प्राप्त फल भी उसी समुच्चय के अंदर आता है, तो हम उस समुच्चय को उस संक्रिया के लिए संवृत मानते हैं। शाबाश राहुल। बच्चों, अब इन पूर्णांकों का जोड़ करके देखिए। क्या इन्हें जोड़ने पर हमें पूर्णांक मिल रहे हैं? आप भी वीडियो को रोककर सोच सकते हैं। बच्चों, हम पूर्णांकों के संवृत गुणधर्म के बारे में क्या बोल सकते हैं? सर, पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत हैं, क्योंकि 2 पूर्णांकों को जोड़ने पर हर बार हमें पूर्णांक ही मिलेगा। शाबाश मोहन। क्या इसी तरह परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत हैं? चलो इसकी जांच करते हैं। हम 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं। 1/4 और 2/3 को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? आप भी इस सवाल को हल करिए। बच्चों, क्या ये भी एक परिमेय संख्या है? हाँ सर, ये तो एक परिमेय संख्या है। बच्चों, अब निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर देखो।
बच्चों, आप देखेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या को जोड़ने पर एक परिमेय संख्या ही मिलती है, क्योंकि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध यानी कि क्लोज्ड हैं। बच्चों, इस सत्र में हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जाना, जैसे कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याओं के जोड़ के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म की जांच भी की। अगली वीडियो में हम व्यवकलन तथा गुणन पर समृद्ध गुणधर्म की चर्चा करेंगे। इस सत्र में इतना ही। मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने सीखा कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। क्या ऐसा व्यवकलन और गुणन में भी होता है? आइए देखते हैं। बच्चों, योग के लिए हम समृद्ध गुणधर्म की चर्चा कर चुके हैं। अब व्यवकलन पर चर्चा करते हैं। बच्चों, 3 से 8 का व्यवकलन करो। सर, इसका उत्तर है ऋण 5। शाबाश राहुल। बच्चों, अब इस सारणी को देखिए। यहां पर 3 और 8 तो प्राकृत संख्याएं हैं, पर इनके व्यवकलन से प्राप्त उत्तर एक प्राकृत संख्या नहीं है। बच्चों, आप इस सारणी को देखकर कह सकते हैं कि 2 प्राकृत संख्याओं को घटाने पर जरूरी नहीं कि एक प्राकृत संख्या मिले। सर, इसका मतलब कि प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं हैं। हाँ मोहन, क्या तुम इसी तरह पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक के बारे में बता सकते हो? हाँ सर, पूर्ण संख्याएं भी व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं हैं। शाबाश मोहन, तुमने सही जवाब दिया। और बच्चों, आपको याद भी होगा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। सर, क्या ऐसा परिमेय संख्याओं के साथ भी होगा? चलो देखते हैं। चलो अब कोई 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं, जैसे कि 5/2 और 2/5। इनका व्यवकलन करके उत्तर बताओ। सर, इसका उत्तर है 21/10 और ये भी एक परिमेय संख्या ही है। बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं। अब 4 और 2/3 को घटाकर देखते हैं। आप भी इस सवाल को हल करिए। बच्चों, क्या आपका भी उत्तर 10/3 आया, जो कि एक परिमेय संख्या है? बच्चों, अब इन संख्याओं को घटाकर देखिए। क्या प्राप्त परिणाम एक परिमेय संख्या ही है? आप भी इस सवाल को हल करिए। बच्चों, इन संख्याओं के व्यवकलन से आपको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई होगी, क्योंकि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। आप ऐसा अन्य परिमेय संख्याओं के लिए भी करके देख सकते हैं। बच्चों, अब गुणन के लिए हम समृद्ध गुणधर्म की चर्चा करते हैं। अब हम 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं। 2/7 और 3/5 का गुणन करने पर क्या प्राप्त होगा? सर, हमें 6/35 प्राप्त होगा और यह भी एक परिमेय संख्या है। बच्चों, क्या ऋण 1/3 और 2/5 का गुणन करने पर भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी? हाँ सर, इस बार भी हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई। बच्चों, इन संख्याओं का गुणन करके देखिए। आप भी इस सवाल को हल करिए। बच्चों, इस बार भी इन संख्याओं के गुणन से आपको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिमेय संख्याएं जोड़ और व्यवकलन के साथ साथ गुणन के अंतर्गत भी समृद्ध है। बच्चों, अभी तक हमने परिमेय संख्याओं के व्यवकलन और गुणन के लिए समृद्ध गुणधर्म की चर्चा की। अगली वीडियो में हम भाग के लिए समृद्ध गुणधर्म की चर्चा करेंगे।
इस सत्र में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आशा है आप सबको आज पाठ पढ़ के बहुत मजा आया होगा। तो चलो देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने क्लास 6 में विज्ञान विषय में भोजन के घटक पाठ की पढ़ाई करी। क्लास 7 में विज्ञान विषय में प्राणियों में पोषण भाग 1 पढ़ा और क्लास 8 में विज्ञान विषय में पदार्थ, धातु और अधातु की पढ़ाई करी। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव और अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं शिक्षा दर्शन राजस्थान @gmail.com।